आप देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं क्लास 10th की जो विज्ञान की एनसीईआरटी है, जिसका आज हम देखने वाले हैं जो इसका चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का ये पार्ट फोर्थ है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिए। तो इसमें आज हम देखेंगे, संभवतः ये हो सकता है कि आज का ये पार्ट अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा फिर देखते हैं हम चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ, जिसमें हम देखेंगे जो बची है हमारी इसके अंतर्गत, जिसके आज जितना भी बचा है उसको आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारी एनसीईआरटी है साइंस की, उसका जो बेसिक है उसको हम जो जितना बचा है उसको आज हम देख लेंगे, और फिर इसके बाद हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। यह अभिक्रिया जिसे हम 1.29 में देखेंगे, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। मतलब कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का किस तरह से ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ। मतलब कि जो ह्रास होता है इसकी वजह से क्या होता है, ये अपचयित होता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, मतलब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में किस तरह से ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और इसीलिए यह उपचय हुआ। मतलब कि किस तरह से हाइड्रोजन की ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, इस वजह से क्या हुआ, ये उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित। मतलब कि जो अभिक्रिया हो रही उस अभिक्रिया में पहला क्या होता है, उपचयित होता है, और दूसरा अभिकारक कैसा होता है, वो अपचयित होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन या अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपसे यहाँ परिभाषा भी बन सकती है कि उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो आपको यहाँ से इसके बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से इसमें ऑक्सीजन जो तो किस तरह से ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इस वजह से वह अपचयित हुआ। और फिर इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, इसलिए यह क्या होता है, उपचयित हुआ। अर्थात जब अभिक्रिया एक अभिकारक से उपचयित तथा दूसरा अभिकारक से अपचयित होता है, तो इस अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आप इसकी परिभाषा को याद रख सकते हैं। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि उपचयन तापन, मतलब कि जो CuO प्लस हाइड्रोजन के 2 परमाणु इज इक्वल टू तापन, तो फिर ये क्या बन गया, CO प्लस H2O। तो इस तरह से ये अपचयन की क्रिया बन जाती है। तो फिर इसमें देखें हम रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है उसके कुछ उदाहरण को हम किस तरह से देख सकते हैं। ZNO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस Cu, मतलब कि Zn प्लस CO। तो इस तरह से यह बन जाता है, जिसे 1.31 में आप देख सकते हैं। फिर इसमें MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O। मतलब कि जब संख्या, जैसा कि आप इसको 2H2O, मतलब कि ये ट्वाइस मतलब 2 लगा है, तो फिर इधर इसको निकाले तो क्या बचा यहाँ पे, H2O में जब 2 लग गया तो क्या बन गया यहाँ, ट्वाइस, मतलब कि 2 लग गया उसके ऊपर, ट्वाइस बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन अपचयित होकर CO प्लस Zn अपचयित होकर Zn बनाता, मतलब जो कार्बन होता है वह CO तथा Zn जो होता है वह अपचयित होकर क्या बन जाता है, Zn का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में HCl, Cl2 में अपचयित होकर MnO2, MnCl2 में अपचयित हुआ, मतलब कि किस तरह से यह अपचयित हो जाता है।
ऊपर के उपकरणों के आधार पर हम कह सकते हैं, मतलब कि जो ऊपर दिया गया उपकरण है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि अभिक्रिया में पदार्थ अपचयित होता, मतलब कि जो अभिक्रिया है उसमें किस तरह से पदार्थ अपचयित होता है, उसमें किसकी रहती है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो सकती है या हाइड्रोजन जो होता है उसका ह्रास से होता है। तो पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। तो इस तरह से पदार्थ के क्या हो जाता है, पदार्थों का अपचयन हो जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि। तो इसमें जब पदार्थ अपचयित होता है तो उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है और हाइड्रोजन जो गैस थी उसका वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देख सकते हैं हम इसकी क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में 1.1 में है, ध्यान दीजिए कि जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिवर की आयु, मतलब जो चमकदार ज्वाला के साथ यदि हम उसमें मैग्नीशियम की रबर की वायु में जो ऑक्सीजन का दहन किस तरह से होता है, यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में किस तरह से परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रिया में मैग्नीशियम का अपचयन होता है और अपचयन होता है। तो अब इसमें हम देखें 1.3 में, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा, मतलब आपके दैनिक जीवन में क्या आपने जो उपचयन की अभिक्रिया हैं उसके क्या कुछ प्रभाव देखे हैं। आइए हम उसका विवरण देखें। तो 1.3 में 1.1 इसमें देखें हम संरक्षण क्या है और इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो इसमें देखें हम, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की जो बनी हुई वस्तु कैसी होती है, वह चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। मतलब कि जो लोहे की कुछ बनी हुई वस्तु होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है। जैसे ही हम उसको कुछ खाली जगह में छोड़ दें तो वह कैसी हो जाए, लाल युक्त लालिमा युक्त, मतलब कि ऊपर लाल कलर का उसमें क्या चढ़ जाता है, भूरे रंग की जंग चढ़ जाती, जिसके वजह से वह उसकी परत के रूप में दिखाई देती है। प्राय यह अभिक्रिया लोहे के जंग लगना कहलाता, मतलब इस प्रकार की जो अभिक्रिया जिसे मैंने अभी बतलाया आपको कि लोहे हैं उसको यदि आप खाली पानी में छोड़ दें तो उसमें कुछ समय के बाद आप देखोगे ना तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें यानी कि जंग टाइप सी लग जाती है, जिसके वजह से वो कैसे दिखती है, भूरे रंग की परत से चढ़ जाती है उसमें। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उसका जंग का लगना, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाती है। कुछ अन्य धातुओं ऐसा भी परिवर्तित होते, मतलब कि और अन्य धातुओं जिसमें भी कुछ परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तांबे पर जो चढ़ने वाली परत के रंग को ध्यान से देखा, मतलब कि जो चांदी और तांबे की जो परत होती है उसमें चढ़ने वाले रंग को कभी देखा है। ये जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क, मतलब कि जैसे कि कोई धातु है जब वह अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है तब उसमें संरक्षित होती है, और उसमें हम देखें तो किस तरह से वह संरक्षित होती है उसके बारे में अब हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें देखें इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, संरक्षण, मतलब कि जो उसको संरक्षण करती है, तो यह अभिक्रिया संरक्षण कहलाती है। यदि चांदी के ऊपर जो काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत को चढ़ना संरक्षण के उदाहरण है। जैसे कि तांबे जो चांदी के ऊपर आप कैसे देखोगे, जो काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर कैसा है, तांबे के ऊपर आप देख सकते हैं कि उसमें हरे रंग की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ना क्या कहलाता है, उसका संरक्षण का अन्य एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। तो संरक्षण के माध्यम के कारण कार में के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु में विशेष प्रकार के लोहे के बने हुए वस्तुओं की क्या होती है, इसमें बहुत ही क्षति होती है। तो लोहे का संरक्षण एक गंभीर समस्या है, इस वजह से लोहे का संरक्षण करना एक क्या है, यह गंभीर समस्या है। जो क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता, मतलब कि इस तरह से लोहे की क्षति होने से बचाने के लिए इसमें प्रत्येक वर्ष में अधिक पैसा खर्च होता। खर्च होने का मतलब उसमें पालिश चढ़ाना या अन्य तरह के लेप लगाना, जिसकी वजह से जो लोहा है वह इसमें जंग ना लगे। तो
खर्च होता है। अध्याय 3 में आप आपके संरक्षण के आधार पर इनकी जानकारी को यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर इसमें देखें हम इसकी 1.3.2 में इसकी विकृत गंधिता मतलब कि किस तरह से इसकी गंधिता है इसके बारे में हम देखें। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जैसे जब तांबे समय तक रह जाता है तो उसका स्वाद भी गंध कैसी आती, मतलब कि जब तांबे में अधिक स्वाद होता है तो वह गंध कैसी आती है। अपचयन होने के तेल एवं वसा विकृत गंदी हो जाती है जो इसको उनके स्वाद या गंध में बदल जाते हैं। प्राय तेली या तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में अपचयन रोकने वाले पदार्थ को प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं जिसमें कि वायुरोधी बर्तन या खाद्य सामग्री होती है जो अपचयन की गति को कैसे कर देती है, धीमी कर देती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें कैसा नाइट्रोजन जैसी कम जो सक्रिय गैस है उसका युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का अपचयन ना हो सके। कैसे कि जैसे चिप्स बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन की जगह किसका नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखें हम अब कुछ प्रश्न देखें तो जब लोहे की कील में कॉपर सल्फेट या विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि उसमें परत चढ़ जाती है जिसकी वजह से उसका रंग बदल जाता है। क्रियाकलाप 1.10 में 1.10 में इसमें भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिएगा। तो हम देखें अब इसके बारे में थर्ड क्वेश्चन इन अभिक्रियाओं में अपचयन और तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए कि कौन सा अपचयित पदार्थ है कौन सा उपचयित पदार्थ या अपचयित पदार्थ है। फर्स्ट में देखें 4Na कोष्टक S प्लस O2 कोष्टक G इज इक्वल टू 2Na2O कोष्टक S, ये फर्स्ट हुआ। इसमें सेकंड में देखें हम CuO कोष्टक S प्लस H2 कोष्टक G इज इक्वल टू Cu कोष्टक S प्लस H2O कोष्टक I। तो इसमें हम देखें अब कुछ इसमें क्या है, आपने ध्यान यानी कि आपने क्या सीखा, मतलब इस पूरे चैप्टर में आपने क्या देखा या क्या सीखा। तो आपने देखा एक पूर्ण जो रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादन एवं प्रतीकात्मक रूप से उनके भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसमें समीकरण के में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु संख्या समान हो, जो समीकरण संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें कुछ और नियोजन के बारे में कि क्या क्या नियोजन है। नियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती, मतलब जो नियोजन अभिक्रिया है वह संयोजन क्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देते, मतलब कि जो वियोजन की अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ होता है जो जिसमें होकर दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, इसमें पदार्थ को देते हैं। जिन अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ जो उत्पाद है उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ साथ क्या देती है, ऊष्मा भी देती है, भी उत्सर्जन करती है, इन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से परिभाषा आपके लिए बन सकती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा और ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ भी इसको भी क्वेश्चन टैग लगाइएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। और फिर इसमें जब कोई एक
दूसरे तत्व उसके यौगिकों के विस्थापन देती हैं, यह अभिक्रिया विस्थापित हो जाती है। मतलब कि जब कोई तत्व है, जब तत्व दूसरे तत्व को यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं, तो इसे हम विस्थापन की अभिक्रिया होती है। द्विविभाजन, द्विविस्थापन, जिससे कि अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का चयन आपस में आदान प्रदान करते हैं, उन्हें हम द्विविस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ से ये अभिक्रिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस से, आप इसमें इसको याद रखिएगा। मतलब कि द्विविस्थापन की अभिक्रिया क्या है, इसको परिभाषा बताइएगा। तो आपसे कम से कम 10 शब्दों में या 20 शब्दों में आपसे यहाँ पर ये परिभाषा लिखने को कहेगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह, मतलब कि एक परमाणु है या जो बहुत सारे परमाणु का समूह मिलकर क्या करते हैं, आपस में क्या आयन का क्या करते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें अवशेषण अभिक्रिया को अविलेय लवण प्राप्त होता है। इससे अवशेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें अलवण या लवण, अविलेय लवण इससे प्राप्त होता है। तो फिर हम इसमें देखें अभिक्रिया के पदार्थ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के योग द्वारा ह्रास भी होता है। तो ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास, जिसमें कि ऑक्सीकरण या उपचयन क्या कहलाता है, ऑक्सीजन या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योगदान, इसको योग को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग का अपचयन कहलाता है। तो इसमें हम अब देखें, हम इसके कुछ अभ्यास हैं, तो अभ्यास क्वेश्चन को, प्रश्न को देखें। तो इसमें नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO कोष्ठक S प्लस C कोष्ठक S इज इक्वल टू 2Pb कोष्ठक S प्लस CO2 कोष्ठक G। तो इस अभिक्रिया के आधार पर आप इसको देना। शीशा अपचयित हो रहा है, क्या यह सत्य है या असत्य है। अभी के जो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। जैसे कि इसमें हम देखें ए में AB, सेकंड में A और C, थर्ड में ABC और फोर्थ में उपयुक्त सभी। तो आप इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसमें नेक्स्ट देखें Fe2O3 प्लस 2AI इज इक्वल टू AI2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस तरह से, किस प्रकार की हैं, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया है, इसके बारे में आप इसमें से छांट के बता सकते हैं। तो इसमें देखें, और हम इसमें लोहे चूर्ण परंतु तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर या निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस में एवं आयरन जो क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है और फिर हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आयरन लवण एवं जल बनता है, आयरन से लवण एवं जल बनता है। इसमें आप कौन सा सही है या गलत है, इसमें आप इसको देखकर इसमें टिक लगा सकते हैं। थ्योरी पढ़िएगा, थ्योरी के आधार पर इसमें सही का टिक लगा सकते हैं। इस अभिक्रिया को समीकरण कहते हैं, मतलब कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका आप आंसर दीजिएगा। निम्न कथनों पर इसमें रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के से संयोजन करके अमोनिया बनता है, क्या किस तरह से बनता है, इसको आप इसमें इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा।
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होता है, यानी कि किस तरह से होता है या कर देता है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। अब देखें 6th क्वेश्चन, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिएगा। HNO3 प्लस Ca कोष्टक OH कोष्टक 2 इज इक्वल टू Ca कोष्टक NO3 कोष्टक 2 प्लस H2O, NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O, NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। तो इस तरह से आप इनमें देख सकते हैं। फिर अभिक्रिया जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रो ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, जिंक सिल्वर नाइट्रेट प्लस इज इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस यानी कि सिल्वर, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, और फिर बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया इसमें किस प्रकार से होती है? पोटेशियम ब्रोमाइड AQ प्लस बोरियम आयोडाइड AQ इज इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड AQ प्लस बेरियम ब्रोमाइड, जिंक कार्बोनेट S इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड S प्लस कार्बन डाइऑक्साइड D, हाइड्रोजन G प्लस क्लोरीन G इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड G, मैग्नीशियम S प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल AQ इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड AQ प्लस हाइड्रोजन G। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या अर्थ है, उदाहरण सहित आप इसकी परिभाषा दीजिएगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, मतलब कि जो श्वसन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कार्बन, इसका उदाहरण दीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया विस्थापन विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया को समीकरण लिखिएगा। तो इस तरह से हम इसमें और भी क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया के बारे में आप इसको पढ़ के देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आंसर विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, जैसे कि हमने पिछली जो यानी कि अभी थोड़ी देर देखा था कि विस्थापन द्विविस्थापन की जो परिभाषा उनकी के आधार पर आप इसका अंतर भी या डिफरेंट भी लिख सकते हैं। डिफरेंस, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन कीजिए। इस अभिक्रिया को आने की प्रक्रिया की अभिक्रिया कीजिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऑक्सीजन के योग को हास्य तथा निम्न पद व्याख्या के 2 उदाहरण दीजिएगा। उपचयन अपचयन। और फिर एक दो भूरे रंग के जो एक चमकदार एक्स की वायु जो उपस्थित गर्म करने के वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइएगा। किस तरह से काला रंग होता है और उसका यौगिकों के नाम बताना। लोहे की वस्तुओं का हम पेंट क्यों यानी कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, जिससे कि वह जंग लगने से बचाया जा सकता है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन प्रभावित क्यों करते हैं। और निम्नलिखित में से जो वर्णन कीजिएगा तो संरक्षण या विकृत संहिता। इसमें सामूहिक क्रियाकलाप के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आधार पर आप इसमें देने की यानी कि जो है मिलीलीटर किस तरह से इसके बारे में आप यहाँ देख करके देख भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज का जो आज पूरा चैप्टर 1 है इसको पूरा कंप्लीट कर लिए। तो अब आने वाली वीडियो में देखेंगे कि चैप्टर 2 में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसे हम कई पार्टों में छोटे छोटे पार्टों में
छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके ही हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे डिटेल से समझेंगे। तो सेशन कैसा लगा, यदि सेशन कैसा लगा, यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे जो भी आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यदि आप चैनल का बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो आप तक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आप चैनल का बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलते हैं। फिर मिलते हैं हम चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।